नमस्ते। प्रोफेसर अभय दुबे के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। अभय भाई, आज मैं आगरा में बैठा हुआ हूँ और मेरी लड़की और मेरे ग्रैंड डॉटर और ग्रैंडसन का, इन लोगों का आग्रह था कि जरा ताज देख लें। और मुझे भी लगा कि ताजमहल दिखा दिया जाए, अगले साल तक मालूम नहीं ताजमहल की जगह शिवाजी की प्रतिमा न लग जाए। क्योंकि जैसा हमारे योगी जी का कहना है कि ये तो ताजमहल से मुगलों का कोई लेना देना नहीं है, ये तो शिवाजी की धरती है। तो कुछ इस तरह की बात हो रही है। और दूसरा एक, लेकिन मुझे देख के आगरा में और लखनऊ में भी दुख हुआ है, ये सौगाते ईद के नाम से आ, मतलब ये उनके जख्म को और कुरेदा जा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि ये जो सरकार की तरफ से आदेश आए हैं, पहले उन्होंने कहा था कि कोई भी नमाज सड़क पे नहीं पढ़ी जाएगी। होता क्या है कि जहां पे ईदगाह नहीं है वहां पे स्पिल ओवर हो जाता है। खास करके ईद की नमाज में बहुत से लोग होते हैं। सरकार का सख्त आदेश है। थाने ने जाके कहा है हर ईद में, हर मस्जिद में, और ये भी कहा है कि कार्रवाई होगी, पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे। और एक नया अब आ गया है, अब ये कहा जा रहा है कि छत पे भी नहीं पढ़ी जाएगी, मतलब अपने घर की छत पे भी आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। और एक सीओ साहब कह रहे हैं क्योंकि इससे एक्सीडेंट का खतरा है, इसलिए आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। हरियाणा गवर्नमेंट ने एक नया निकाला है। अभी सालों साल से, जब से मैं पैदा हुआ मुझे याद है, ईद की तो भाई गस्टेड हॉलीडे होता था। हरियाणा गवर्नमेंट ने उसको रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है इस बिना पे कि वो 31 तारीख है, ईयरली क्लोजिंग है। मेरा ले दे के ये कहना है कि जिस तरह से ये ट्रीटमेंट मुसलमानों का कर रहे हैं, मुझे लगता था कि शायद जो दूरियां हैं जो हैं वो शायद फिर से खाई बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। से बदतर रोज होती जा रही है। आबे भाई। देखिए, आपने बहुत ही संगीन नोट पे बातचीत शुरू की है आज। तो मैं केंद्र सरकार में मंत्री हैं चरण सिंह जी के प्रपौत्र जयंत चौधरी, तो उन्होंने योगी सरकार के इन कदमों की आलोचना की है। और आलोचना करने के लिए उन्होंने जिस मुहावरे का सहारा लिया है वो अंग्रेजी साहित्य से मुहावरा लिया गया है। उन्होंने जॉर्ज ऑरवेल के उपन्यासों का, जॉर्ज ऑरवेल की रचनाओं का हवाला देकर इसकी आलोचना करने की कोशिश की है। वो शायद 1984 और एनिमल फार्म जैसी रचनाएं हैं जॉर्ज ऑरवेल की, उसका उन्होंने सहारा लिया है। अब विडंबना यह है कि भारतीय जनता पार्टी में तो शायद ही किसी ने जॉर्ज ऑरवेल का नाम सुना हो या पढ़ा हो। और योगी जी तो बिल्कुल, योगी मैं तो गारंटी से कह सकता हूं, योगी जी से पूछो जॉर्ज ऑरवेल कौन थे तो वो नहीं बता पाएंगे कौन थे। उन्होंने ही नाम सुना होगा क्या? अगर उन्हें 1984 और एनिमल फार्म की चर्चा की जाए तो वो कहेंगे 1984 तो निकल चुका है। और एनिमल फार्म के बारे में कहेंगे तो हमने गाय पाल रखी है, एनिमल फार्म तो है ही, वो सारी गौशालाएं एनिमल फार्मिंग के और एनिमल फार्मिंग की निशानी है। तो वो तो उसको इस तरीके से देखेंगे। तो ये है इस निजाम की हालत। आप अंग्रेजी साहित्य का हवाला देकर इस निजाम की आलोचना नहीं कर सकते, क्योंकि जहां तक आप अपनी आलोचना पहुंचाना चाहते हैं वहां तक पहुंचेगी ही नहीं। नंबर एक बात। दूसरी बात, इस वक्त देश के अंदर जो जो अल्पसंख्यक विरोधी माहौल, मुसलमान विरोधी माहौल है, ऐसा माहौल 1990 के दशक में भी नहीं था, जब राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था और उत्तर प्रदेश के ऊपर 1990 में कार्यकर्ता टिड्डी दल की तरह, जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, टूटे पड़ रहे थे। उस वक्त भी इस तरह का माहौल नहीं था। मैं जनसत्ता में काम करता था, पत्रकारिता करता था, हर हफ्ते एक लेख लिखता था वहां के संपादकीय पृष्ठ के ऊपर, और काफी सक्रिय पत्रकार था, लेकिन ऐसा माहौल उस वक्त भी नहीं था। ऐसे माहौल में अगर नरेंद्र मोदी मुसलमानों को सौगाते ईद यानी एक गिफ्ट हैम्पर ईद के मौके पर ईदी के तौर पर देने का ऐलान करते हैं, तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? मैं एक ही कारण देख पाता हूं, और वो कारण है इंटरनेशनल प्रेशर, अंतरराष्ट्रीय दबाव। वो अब जैसे कि अभी एक अमेरिकी संगठन ने इनके ऊपर आरोप लगाया है कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है वो अल्पसंख्यकों की हत्या कर रहा है अमेरिका में। वहां उनका इशारा सिख अल्पसंख्यकों की तरफ है, पन्नू वगैरह के मामले की तरफ वहां पे इशारा किया गया है वहां पे। तो इसकी भारत सरकार ने कड़ी निंदा की है इस बात की। तो अल्पसंख्यक वाले प्रश्न पे, चाहे वो मुसलमानों का प्रश्न हो चाहे वो सिखों का प्रश्न हो, सरकार अपने आप को थोड़ा सा कोने में पाती है। इसलिए उसे कुछ ना कुछ फोटो अपॉर्चुनिटीज चाहिए, और इन्हीं फोटो अपॉर्चुनिटीज
को उपलब्ध करने के लिए ये पूरा ईदी का सौगाते मोदी का प्रपंच रचा गया है। इसमें भी बड़ी दिलचस्प बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के 32,000 कार्यकर्ता सक्रिय किए जाएंगे और वो 32,000 मस्जिदों में जाएंगे और वो 32 लाख मुसलमानों की खोज करेंगे जिनको वो ईदी दी जाएगी। ये 32 का यहाँ पे क्या रहस्य मुझे नहीं पता, आपको पता हो तो आप बताइए। लेकिन ये इंटरनेशनल प्रेशर के अलावा इसके अंदर और कुछ नहीं है। नहीं, मैं तो इसको अबे भाई मैं अपना एक बहुत क्विक टिप्पणी इस पे दे दूं। ये सिर्फ ये है कि इस जो डर है उस डर को और बढ़ाने के लिए और एक जो हिंदुओं के एक वर्ग को उनको तंग करके जो खुशी मिलती है उस खुशी को दुगना करने के लिए। जैसे संभल में जाते हैं तो मस्जिद में जाते हैं तो सब लोग बैंड बाजा लेके मतलब बाजे गाजे के साथ जाते हैं, देखो देखो आ गए, देखो तुम्हें ठीक करने आ गए। ये मेरा जो वो है कि उन 32 लाख लोगों को 32,000 मस्जिद में जाके चढ़ाने की बात है, क्योंकि और कोई काम नहीं है। कुछ जगह तो ये भी आ रहा है कि हम बुलडोजर में लेके सौगाते ईद जाएंगे, इस तरह की भी बातें कर रहे हैं कि बुलडोजर भी बिल्कुल कर चलेगा रहे और हैं। सौगाते इसमें सैडिस्टिक प्लेजर वाला का पहलू भी हो सकता है, आप जो कह रहे हैं। इसके अंदर दूसरे के दुख में आनंद प्राप्त करने का जो पहलू होता है सैडिस्टिक प्लेजर वाला, ये पहलू भी इसके अंदर हो सकता है। यही सब है। वरना देखिए, जो लोग ये कर रहे हैं सारा का सारा, जो परले दर्जे की सांप्रदायिक राजनीति हो रही है, अगर मोदी जी इस राजनीति के खिलाफ एक वक्तव्य दे दें तो राजनीति काफी थम जाएगी। अगर राष्ट्रीय संघ खड़े होकर कह दे ये सब जो हो रहा है बिल्कुल बकवास है, हम लोग इसको समर्थन नहीं करते, तो ये राजनीति तुरंत बंद हो जाएगी। ये बहुत इक्का दुक्का लोग ही करेंगे, वो भी थकार के बंद हो जाएंगे। तो ये जो हो रहा है इसके पीछे एक तरफ ये भी चलने दीजिए, पूरा बड़े पैमाने पर संभल की खुदाई भी चल रही है, औरंगजेब की कब्र खोदने की मुहिम भी चल रही है, और मुगल म्यूजियम का नाम शिवाजी के नाम पर रखा जा रहा है, और योगी जी ऐलान कर रहे हैं अभी तो बहुत से संबल उत्तर प्रदेश में बनेंगे। ये सब भी हो रहा है, और दूसरी तरफ ये प्रपंच रचा जा रहा है सौगाते मोदी देने का। तो ये तो दोतरफी चाल हो गई ना एक तरह से। जी जी, मैं एक चीज और इसमें सिर्फ इसलिए पूछ लूं कि ये यहीं पे नहीं रुक रहा है। ये सौगाते, ये कह रहे हैं कि हम सौगाते ईद देंगे, फिर उसका नाम कह रहे हैं वो सौगाते बैसाखी भी देंगे 13 अप्रैल से पहले, और सौगाते ईस्टर भी देंगे, और बैसाखी देंगे पंजाब में, ईस्टर देंगे केरल में। मतलब ये जहां पे भी अल्पसंख्यक हैं वहां पे उन अल्पसंख्यकों को देखिए इनके जो मैं अबे भाई कई जगह इसको कह चुका हूं। जब हम लोग छोटे थे तो मुहावरे दिए जाते थे कि इस मुहावरे से वाक्य बनाओ। तो मेरे लिए अगर कोई आज कहता कि मुंह में राम बगल में छुरी, इस पे वाक्य बनाओ, तो मैं कहता बीजेपी की सौगाते ईद जो है वो मुंह में राम बगल में छुरी है। मैं उसका वाक्य यही बनाता। तो ये वहां पे भी जाके पंजाब में उनको उनको टीज कर रहे हैं, केरल में जाके वो सौगाते ईस्टर देने की बात कर रहे हैं। तो अब ये लार्जर ये आपने सूचना नहीं दी, ये तो मेरी इस बात की तस्दीक करती है कि ये अंतर्राष्ट्रीय दबाव का एक जवाब है। ये फोटो अपॉर्चुनिटी तैयार कर रहे हैं सब जगह, ईसाइयों के बीच में भी, सिखों के बीच में भी, मुसलमानों के बीच में भी, ताकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस चीज को दिखा सकें कि देखिए हम तो ये कर रहे हैं, हम कोई अल्पसंख्यक विरोधी है ही नहीं। मामूली से खर्चा है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मामूली सी कोशिश है, और तस्वीरें बहुत होगी। नहीं, मैं जिस तरह की अभद्र भाषा बोल रहे हैं वो जी अबे भाई मध्य प्रदेश के मंत्री जी बोल रहे हैं, ये जो चची हैं, चची शादी में मेकअप करके आती हैं, चची को वहां बुरके की, ये वहां के अब जो मध्य प्रदेश के मंत्री हैं सारे लोग इस तरह की भाषा कर रहे हैं। मतलब मुझे तो लग रहा है कि ये देश को तोड़ के ही मानेंगे क्या? एजेंडा यही है कि इस देश को खंडित किया जाए, जिस तरह की हरकत बीजेपी कर रही है। जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में आग तो जली रही है, इस आग में घी का काम क्या होगा, यानी ट्रिगर पॉइंट क्या होगा, आप ये पूछ रहे हैं। तो मेरा मानना है कि अगर इस देश में कोई अव्यवस्था, हम चाहते नहीं अव्यवस्था फैले, पहली तो बात तो ये है, मैं इसके बिल्कुल पक्षधर नहीं हूं कि देश में अराजकता फैले। मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं इस देश में कभी ऐसा माहौल बने जैसे कभी बांग्लादेश में बना था या श्रीलंका में बना था।
भारत एक अलग तरह का देश है, अलग तरह की संस्कृति है, बहुत ही बड़ा देश है और ऐसा होना बहुत मुश्किल भी है। सरकार की तमाम गलतियों और कमियों के बावजूद भी इस स्थिति आना, मैं तो इसकी कोई कल्पना नहीं करता ऐसी स्थिति आएगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दुर्भाग्य से आपके न चाहते हुए भी कुछ ट्रिगर पॉइंट्स बन जाते हैं। तो वो ट्रिगर पॉइंट जब बनेगा तो वो महंगाई, बेरोजगारी और अभाव से ट्रिगर पॉइंट बनेगा और वो अभी तक इस ट्रिगर पॉइंट को बनने से लाभार्थियों वाला जो संसार था वो रोके हुए था। अब धीरे धीरे 2-3 साल के अंदर लाभार्थियों वाला मामला भी गिर जाएगा मुंह के बल, क्योंकि आप जिनके जो वायदे किए उन वायदों को आप नहीं पूरा कर पाएंगे। जैसे महाराष्ट्र में वो स्थिति आ रही है, दिल्ली में वो स्थिति आ रही है। भाई दिल्ली में नए बजट के अंदर जितने पैसे रखे गए हैं महिला सम्मान योजना के लिए, महिला समृद्धि योजना के लिए जो पैसे रखे गए हैं वो तो 38 लाख महिलाओं को देना है ना, लेकिन वो पैसे तो केवल 38 में से आधे यानी 19 लाख महिलाओं के लिए ही काफी है। अगर हम ये मान लेंगे रेखा गुप्ता सरकार ये देगी, ये मान लें है, तो जो उन्होंने बजट में पैसे रखे हैं वो पैसे तो केवल 19 लाख महिलाओं को ही महिला समृद्धि योजना दे पाएंगे। बाकी 38 लाख की लिस्ट बनाई है उन्होंने जी, बाकी 19 लाख को कौन देगा? तो बाकी 19 लाख को नहीं मिलेगा, या हो सकता है इस बार 38 लाख को दे देंगे, 19 को दे देंगे, फिर अगली साल इन 19 को नहीं देंगे, उन 19 को देंगे। तो इस सब तो बहुत ज्यादा वायदा खिलाफी हो जाएगी ना बड़े पैमाने पर। तो ऐसी स्थिति में जो लाभार्थियों का संसार है, जो लोगों की नाराजगी को रोके हुए था, ये लाभार्थियों का संसार भी धीरे धीरे करके बिखरने जा रहा है। क्योंकि जैसे ही इस सत्ता में आने वाली पार्टी वायदा खिलाफी करती हुई नजर आती है, वैसे ही फिर भरोसा लोगों का उठने लगता है। भरोसा उठने से लोगों में बड़ी निराशा, कुंठा और क्रोध पैदा होता है। अब मैं एक चीज जरा और समझना चाहूँ, एक अजीब सी हरकत ओम बिरला साहब करना शुरू किए, क्योंकि देखिए वो इतने ज्यादा ऑब्वियस हो गए हैं ओम बिरला साहब, मतलब इतने ज्यादा वो उसको एपरेंट कर दे रहे हैं। जैसे धनखड़ साहब ने एक आफत कर दी थी तो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सब आ गया, वो फिर भी उतना तो बाज नहीं आ रहे। ओम बिरला साहब ने जो कल हरकत की, राहुल गांधी को पहले उन्होंने टोकना शुरू किया कि आपके कपड़े ठीक नहीं है, ये आप टी शर्ट पहन के आते हैं, ये पार्लियामेंट है इसमें। फिर उन्होंने राहुल गांधी को बताया, वो ऐसे कभी बैठे हुए थे हाथ स्ट्रेच करके कि पार्लियामेंट है, ये कोई उस पर किया। फिर जैसा बताया गया कि उन्होंने, हालांकि उन्होंने नहीं कहा है लेकिन कुछ लोगों का कयास है, ये बिरला जी ने तो नहीं कहा लेकिन राहुल गांधी नाम लेके कहा कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन आप जिस तरह का करते हैं, उन्होंने कहा कि पिता पुत्री आते हैं, पति पत्नी आते हैं, इस तरह के उन्होंने दिए। और उन्होंने फिर कहा कि इस तरह के व्यवहार आपसे अपेक्षित नहीं था। लोगों का कयास यह है कि शायद वो जब उठ के जा रहे थे तो उन्होंने प्रियंका गांधी के गाल थपथपाए थे ऐसे। मेरा कहना है कि उससे उसका दो पक्ष है। एक तो ये पक्ष है कि उनको ये कहने का कोई हक नहीं था, अगर कहीं से उनको दिक्कत थी तो अपने चेम्बर में बुला कहते, लेकिन जब उन्होंने ये कहा है तो कुछ चीजें और खुल गई हैं। 2-3 चीजें लोग कह रहे हैं, और ये व्यक्तिगत नहीं है, ये नहीं, स्पीकर साहब की लड़की जिस तरह की पोशाकें पहन के उनका ऐसा बताया जाता है कि उनका काम है, वो जिस तरह की पोशाकें पहन के घूमती हैं तो वो भी अपेक्षित नहीं है इसमें। कोई कह सकता है कि भाई स्पीकर की लड़की हैं, आप ऐसे क्यों पहनती हैं? पति पत्नी के रिलेशनशिप की बात करते हैं तो कोई पूछ सकता है कि इस देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, क्या वो अपेक्षित व्यवहार है? मैं सिर्फ बातें इसलिए कह रहा हूं कि ये कहा, और सिर्फ यही नहीं कहा, खड़े होकर कहे कि भाई मुझे आपने मेरा नाम लिया, तब तो नहीं, उन्होंने एडजर्न करके वो भाग गए। मैं इस पे टिप्पणी लूंगा कि ये क्या ओम बिरला, कहा, मतलब आप कहीं बोलने ही नहीं देंगे राहुल गांधी को, आपको एक ऊपर से मिल गया कि नहीं अब इनको बोलने ना दिया जाए। मैं इस पे एक टिप्पणी चाहूंगा। देखिए ये बात जब नरेंद्र मोदी 2014 में सत्ता में आए थे, उसी की बात से भाजपा ने कहना शुरू कर दिया था कि वो कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। क्योंकि कांग्रेस मुक्त भारत थोड़ी देर में उसको समझ में आ गया है कांग्रेस मुक्त भारत बनाना, उन्हें लग रहा था कि कांग्रेस की सीटें चूंकि 50 के आसपास रह गई हैं तो शायद वो कांग्रेस मुक्त भारत बना लेंगे। तो उन्हें लगा ये कांग्रेस का पराभव बहुत जबरदस्त है। लेकिन जल्दी ही उनकी समझ में आ गया वो कांग्रेस मुक्त भारत नहीं बना सकती। कांग्रेस कई राज्यों में चुनाव जीतने लगी तो वो बड़ा मुश्किल हो गया उनके लिए। फिर अभी 2024 में आके तो कांग्रेस ने अपनी सीटें 100 के करीब 100 कर ली, 99 कर ली सीटें अपनी। तो अब ये कांग्रेस मुक्त भारत का मुहावरा उन्होंने त्याग दिया है, ये जुमला उन्होंने त्याग दिया है। ये वो कह नहीं सकते कि विपक्ष मुक्त भारत बनाएंगे, लेकिन अब वो विपक्ष मुक्त भारत के
उस पर चल रहे हैं। और विपक्ष मुक्त भारत के लिए विपक्ष को 100% हरा दें चुनाव में, ये भी वो जानते हैं संभव नहीं है। तो वो पीठासीन अधिकारियों की मदद से उन्होंने तय कर लिया है कि वो विपक्ष को बोलने नहीं देंगे। ओम बिरला साहब का जो पिछला कार्यकाल था, उसके अंदर जिस तरीके से विपक्षी सांसदों का निलंबन किया गया था, वो भी अपने आप में एक ऐतिहासिक था। आज हम लोग चूंकि बात पिछले कार्यकाल की है, इसलिए हम लोग बार बार उसको याद नहीं करते हैं। हम लोगों ने इस पर कितने कार्यक्रम किए थे, आपको याद होगा आनंद जी। तो बिल्कुल विपक्ष ऐसी हालत में, जबकि भारत का संसदीय विपक्ष भारत के लोकतंत्र के इतिहास में संसद में इस वक्त सर्वाधिक शक्तिशाली है, ऐसे में उन्होंने कोशिश कर रहे हैं कि इनको हम बोलने ही ना दें इनको। तो ये पीठासीन अधिकारियों की एक नई भूमिका है जो कि इतिहास में काले अक्षरों में लिखी जाएगी। ये लोग बचेंगे नहीं। इन सब लोगों देखिए, ये सब लोग जिस डंडे से दूसरों को पीट रहे हैं, वो डंडा इनके लिए भी सुरक्षित है। वक्त का फेर है, बस वक्त का फेर होने में देर नहीं लगती है। जी, मैं भाई एक और इसलिए क्योंकि वो भी एक मसला बहुत इंपॉर्टेंट है। दो जजेस का एक अजीब सा रोल आया है, और उसमें मैं दोनों को एक साथ कर दे रहा हूं, फिर एक साथ आप संपूर्णता में टिप्पणी दे देंगे। जो वर्मा साहब हैं, उनके घर में कुछ नकदी पकड़ी गई। अभी तक पता नहीं 50 करोड़ था, 5 करोड़ था, 15 करोड़ था, 2 करोड़ था, 4 करोड़ था, 2 रुपया था, नहीं मालूम। लेकिन अब वीडियोज आ गए हैं, कंफ्लिक्टिंग स्टेटमेंट आ रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जज साहब के घर से अगर नकदी पकड़ी गई, जो अपने में ही अपराध है, जो जलाना तो और भी अपराध है। हम और आप अगर सड़क पे नोट जलाएंगे तो वो हमें कानून के शिकंजे में, हमारे ऊपर धाराएं लगेंगी। इसकी एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई? ये अलग बात है कि वो क्या होता क्या नहीं होता, एफआईआर दर्ज नहीं हुई। वहां के दिल्ली के पुलिस कमिश्नर पूछ रहे हैं कि साहब एफआईआर दर्ज करें, तो अब सुप्रीम कोर्ट उसमें सुनवाई करेगा कि हम एफआईआर, मतलब ये एक तरफ तो ये है। दूसरी तरफ वो जज साहब को ट्रांसफर कर दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश, जिसका मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा है कि उत्तर प्रदेश क्या है। ये माना जा रहा है कि वो काला पानी है, मतलब वहां पे ट्रांसफर कर देने से क्या वो है। और इसी के साथ साथ मैं एक और बात कर लूं, उत्तर प्रदेशी के एक जज साहब, एक मिश्रा जी हैं देवरिया के। मिश्रा जी जेटीआरआई के जो जुडिशियल ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसके प्रिंसिपल भी रहे हैं। उन्होंने एक अजीब बेहुदा सा, हम उसको बोल रहे हैं साथ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है बेहुदा। वो एक अटेम्प्ट टू रेप मतलब वाला केस था, उसमें एक नाबालिग लड़की के लिए वो अजीब अजीब कर रहे हैं कि ये सब करना कोई रेप नहीं है और फला। उन्होंने जो उनके ऑब्जर्वेशंस हैं, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से उस पर कुछ कहा है, संपूर्णता में एक तरफ ये माना जा रहा है कि नहीं, ये कोलॉजियम खत्म करने की पूरी साजिश है, जिसके लिए धनखड़ साहब ऑलरेडी बैटिंग करना शुरू कर दिए हैं कि अगर भाई सिस्टम होता हो तो 2004 इन लोगों ने माना नहीं, उसको डिफीट कर दिया, नहीं तो ये तो सिस्टम सरकार को अपॉइंट करने का अधिकार होना चाहिए कुछ इस तरह। तो ये क्या है मामला पूरा जजेस वाला? देखिए, अभी तक जो बात जितनी समझ में आई है वो ये है कि क्योंकि मामला आप जो सवाल पूछ रहे हैं बहुत जटिल है, बहुमुखी सब प्रश्न आपने पूछा है, और ये एक ऐसे क्षेत्र का मामला है जिसके ऊपर मेरी पूरी महारत नहीं है। मैं बहुत यकीन के साथ नहीं कह सकता। अभी हाल ही में मैं एक वीडियो सुन रहा था जो कि पटना हाई कोर्ट के पूर्व चीफ मुख्य न्यायाधीश जस्टिस इकबाल, न्यायमूर्ति इकबाल का वीडियो था। उनसे इसी से संबंधित सवाल वगैरह पूछे जा रहे थे, और इन प्रश्नों के जवाब में न्यायमूर्ति इकबाल ने जो कहा वो उससे मुझे कुछ जानकारी प्राप्त हुई, एक अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई इस पूरे मसले को देखने की। वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो मना कर दिया कि भाई एफआईआर वाले मसले पे हम क्यों अपनी बात करें, अभी तो अंदरूनी जांच चल रही है। तो ये 1990 में अंदरूनी जांच की प्रक्रिया न्यायपालिका ने अपनाई कि अगर किसी जज के खिलाफ कोई शिकायत है तो उसकी जांच किसी बाहर की एजेंसी से नहीं करवाई जाएगी, वो न्यायपालिका के भीतर उसकी जांच होगी। पहले एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के पास विभिन्न न्यायाधीशों के ऊपर कदाचार का आरोप लगाते हुए 1600 अर्जियां निलंबित हैं। अभी तक उन अर्जियों को खोला भी नहीं गया है, देखा भी नहीं गया है कि इन अर्जियों में है क्या और उनकी क्या किया जाना चाहिए। तीसरी बात यह है कि जो अंदरूनी जांच की प्रक्रिया शुरू की गई है, इस जांच की प्रक्रिया के अभी तक कभी भी परिणाम सकारात्मक नहीं आए। यानी ये कोई भरोसा नहीं दिलाती है कि इस जांच से इंसाफ हो सकता है।
तो मुख्य तौर पर अभी तक हुआ यही है कि अंदरूनी जांच की जो प्रक्रिया अपनाई है सुप्रीम कोर्ट ने और समग्र तौर पर न्यायपालिका ने, इसको इस रूप में देखा जाता है कि अंदरूनी जांच शुरू कर दी गई है, पता नहीं इसमें क्या होगा, ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। अच्छा, पिछली बार जो हमारी आपसे बातचीत हुई थी तो आपने 2 जजों का विशेष रूप से उल्लेख किया था, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का और दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का। आपने कहा था दोनों बहुत ईमानदार हैं और पारदर्शी है उनका पूरा कैरियर, और वो इसकी मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके इस अवलोकन से सहमत हूं। अच्छा, इसके बावजूद भी जो न्यायपालिका की परंपराएं हैं इस प्रकार के मसले की जांच करने की, ये लोग इससे परे तो जा नहीं सकते जी, उन्हें उसी सीमा में रह के सबको करना पड़ेगा। तो स्थिति ऐसी है कि मुझे लग नहीं रहा है कि इसके अंदर कोई इंसाफ हो पाएगा, और इससे सबसे बड़ा नुकसान ये होगा, ये मेरा अनुमान है, और सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि जनता की निगाह में थोड़ी बहुत भी जो न्यायपालिका की साख बची है वो मिट्टी में मिल जाएगी। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट की बार, वहां के वकील ये कह रहे हैं कि भाई हम इस जज के सामने खड़े होकर कैसे बहस करेंगे, ये तो हमें लगेगा ये तो दूसरी पार्टी से इसने रिश्वत ले ली होगी। तो जब ऐसी स्थिति बन रही है और सब ये खुले में हो रहा है पूरा का पूरा, भाई अभी तक किस जज के खिलाफ हाईकोर्ट की अंदरूनी कमेटी जांच कर रही है हमें पता नहीं था, हमें और आपको, तो अंदर ही अंदर होता रहता था। इसमें तो सब मामला खुल गया है ना, और इसको खोलने में इन दोनों मुख्य न्यायाधीशों की भूमिका, सकारात्मक भूमिका है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की और दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की, ये उनकी एक सकारात्मक भूमिका है, तो इसकी मैं प्रशंसा करूंगा। लेकिन मैं, अंग्रेजी में कहते हैं आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड, मतलब जो है, तो वो मैं पूरे तरह तरह के किंतु परंतु के साथ में इस बात को कह रहा हूं कि पता नहीं इस पूरे मामले में क्या होगा। मेरी इच्छा यह है कि इसमें इंसाफ हो, जनता को इंसाफ होते हुए लगे, जिससे भारत की न्यायपालिका की साख जो है ना वो बरकरार रहे, और लोग कहें कि कुछ कमियां हैं, लेकिन ऐसी बात भी नहीं है कि ये लोग अपनी कमियों को दुरुस्त नहीं कर सकते। जहां तक कॉलेजियम वाला सवाल है, ये देखिए जजों की नियुक्ति कैसे होती है, कॉलेजियम के तरीके से होगी। अब कॉलेजियम के तरीके से अभी हो रही है नियुक्ति, तो कोई बहुत ज्यादा अच्छे प्रदर्शन भी हम नहीं दिखते हैं। इसी में से तो जस्टिस मिश्रा निकलते हैं, इसी में जस्टिस वर्मा भी निकलते हैं, यही सब तो इसी की पैदाइश है, मतलब पूरे के पूरे। तो ये सिस्टम रहे, ये पद्धति प्रणाली रहेगी, तो इसके भी हम लाभ और हानि सब देख चुके हैं। नई पद्धति आएगी, उसके लाभ हानि भी हम लोग देखेंगे। तो ये तो कुछ इसमें ज्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं, इसको हमें छोड़ देना पड़ेगा उन लोगों के लिए, हम लोग उसमें कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। मेरा फोकस तो इस बात पर है कि इस प्रकरण में, जस्टिस यशवंत वर्मा वाले प्रकरण में इंसाफ होता है या नहीं होता है, या लीपापोती हो जाती है। जी जी जी, मैं अब भाई एक और बात कर लूं। बिहार में कन्हैया कुमार और एक यात्रा निकाल रहे हैं, और उस यात्रा का बहुत फोकस्ड है, वो यंग लोगों को, नौजवानों को ही फोकस कर रहे हैं। उसको लेके बहुत दोनों तरह के वक्तव्य आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं बिल्कुल गलत है, और ये मैं ये मान रहा हूँ कुछ तो हो रहा है, मतलब सार्वजनिक उसमें क्षेत्र में नेता का कोई कनेक्ट तो हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, उसका इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, उससे कोई मामला हल होगा, लेकिन कम से कम नेता घूम तो रहे हैं। मैं जरा यात्रा जो कन्हैया की बिहार यात्रा है, जिसमें उन्होंने काफी मतलब दिख रहे हैं एक्टिव, इस पे आपकी एक टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, इससे नुकसान तो कोई हो ही नहीं सकता है भाई। जो राहुल गांधी ने भारत छोड़ो यात्रा निकालनी शुरू की थी, राहुल गांधी और कन्हैया कुमार की कोई तुलना नहीं है, राहुल गांधी बहुत बड़े आदमी है उनके मुकाबले। लेकिन तो पहला सवाल मुझसे ही पूछा था हमने, इससे नुकसान क्या होगा? होना होगा तो फायदा ही होगा, वो फायदा बहुत हुआ, अंततः तो बहुत फायदा हुआ। मतलब कांग्रेस को जितना फायदा इस राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से हुआ कि पिछले 10 साल में किसी और काम से नहीं हुआ। तो कन्हैया कुमार बिहार में यात्रा निकाल रहे हैं, होगा तो उससे लाभ ही, हो सकता है कुछ ज्यादा लाभ हो जाए उससे। दूसरे, कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से एक बड़े पैमाने पर व्यापक कोशिश चल रही है, और उसी व्यापक कोशिश का अंग कन्हैया कुमार की सक्रियता और उन्हें दी गई जिम्मेदारियां भी हैं। वो व्यापक कोशिश ये है कि कांग्रेस का कुछ सांगठनिक कील कांटा विभिन्न प्रदेशों में दुरुस्त किया जाए। ये कांग्रेस की जमीनी स्तर पर बहुत खस्ता हालत है। हरियाणा, जहां कांग्रेस सत्ता में आने के दावेदार है, वहां पर पिछले 10 साल से राज्यों में अध्यक्ष नियुक्त नहीं है जी। आप सोचिए, वहां अभी चुनाव इतने दिन हो गए, चुनाव में अभी भी विपक्षी दल का नेता चुना नहीं गया है वहां पर हरियाणा में।
सब जी लटका हुआ है हवा में। जी अब राहुल गांधी ने कम से कम ये मुहिम चलाई है कि राज्यों की जेलों के अध्यक्ष नियुक्त हों। साथ में वो ये भी जी चाहते हैं कि जब एमएलए एमपी के टिकट देने के लिए कमेटियां बने, मीटिंग हो, तो उसमें प्रादेशिक अध्यक्ष के साथ साथ में जिला अध्यक्ष भी बैठे। इसका विरोध भी हुआ है, लेकिन राहुल गांधी ने कहा नहीं नहीं, बैठना चाहिए बिल्कुल। तो कुछ राहुल गांधी करने की कोशिश कर रहे हैं संगठन के स्तर पर, और ये अभी बहुत शुरुआती दौर में है। इसलिए हम जी लोगों को इसको ध्यान से देखना चाहिए कि आखिरकार इसका नतीजा क्या निकलता है। लेकिन राहुल गांधी इसको लगातार कर रहे हैं, बिना रुके कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये कोई जिसे कहते हैं टुकड़ों टुकड़ों में नहीं हो रहा है काम। ये उनके जी पास कोई एक होलसम, कोई एक ब्लूप्रिंट, एक योजना है। इस योजना जी को वो लागू कर रहे हैं उसको। जी अब वो कहां किस स्तर की योजना है, हमें उस योजना के बारे में नहीं पता है, लेकिन जिस तरीके से लगातार वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, उससे लगता है कि कम से कम उनके पास कुछ है योजना। जी। मैं अभय भाई अंतिम प्रश्न पूछ रहा हूँ, और मैं थोड़ा आपके साथ इसमें ईमानदार नहीं हूँ। वो इसलिए क्योंकि जब हम लोग बात कर रहे थे हमारे ऑफिस में कि क्या बात करें, तो मैं आपके सबसे फेवरेट विषय को सबसे अंत में कह रहा हूँ। हमारे ऑफिस ने कहा कि नहीं नहीं, इसको शुरू में मत करिएगा, नहीं तो पूरा इसी में, तो मैं जिस पे आप कई घंटों बोल सकते हैं, मैं उसको सबसे अंत में बहुत संक्षेप में चाहूंगा। डिलिमिटेशन को लेके एक बड़ा माहौल बन रहा है, और उसको स्टैलिन को मैं जिस तरह से देख रहा हूं, उन्होंने जिस तरह से स्टीयर किया है पूरे मामले को, उन्होंने वक्फ को आगे बना के अपनी विधानसभा में एक पास किया है रेजोल्यूशन कि हम वक्फ यहां नहीं लागू करेंगे। मैं दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं कि वहां पे केवल 5-5.5% मुसलमान हैं, वहां पे 88% ज्यादा हिंदू वोट है। तो इसलिए वक्फ का वहां कोई ऐसा वो नहीं है कि उनके वोट गड़बड़ हो जाएंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि वो दो काम कर रहे हैं। एक तो वो दक्षिण और उत्तर का जो एक डिलिमिटेशन का है, उसमें वो एक लीड रोल ले रहे हैं। दूसरा वो एक काम ये कर रहे हैं कि वो तमिल राजनीति में पहली बार मैं देख रहा हूं, मैंने पूरे देश में डीएमके और एआईडीएमके के जिस तरह के रिश्ते होते थे, ये लोग एक उनको भी अपने साथ ले आए हैं और वहां पे बीजेपी को आइसोलेट कर दिए हैं। तमिलनाडु में बीजेपी अकेले खड़ी नजर आ रही है, क्योंकि विधानसभा में बीजेपी को छोड़ के बाकी सारी पार्टी ने उसका वो सपोर्ट किया था। तीसरा और मैं ये इसलिए बोल रहा हूं, वो कई चीजों, और तीसरा वो अपने भाषा वाली जो उनकी बात है, वो उसको भी इससे जोड़ना है। तो कई चीजों को एक साथ वो इसमें कर रहे हैं। वक्फ के नाम पे वो एक लार्जर इश्यूज को कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो प्रेशर बढ़ा रहे हैं चंद्रबाबू नायडू के ऊपर भी। तो मैं ये आपने एक अंत ये में जो लाइन बोली है, जी आपने जो अंत में लाइन बोली है, मैं वहीं से शुरुआत अपनी करूंगा। देखिए, जी जी ऐसा करके उन्होंने चंद्रबाबू नायडू के कोर्ट में के पाले में गेंद फेंक दी है उन्होंने। अच्छा, जब उन्होंने गेंद फेंकी, चंद्रबाबू नायडू पहले से इस गेंद को खेल रहे थे। जी जी देखिए, चंद्रबाबू नायडू ने अपने आंध्र प्रदेश स्थित मुसलमान जनाधार के बीच में बहुत पहले से प्रचार चला रखा है कि उन्हीं की वजह से वो श्रेय ले रहे हैं कि ये मामला जो है वो जेपीसी में गया। अच्छा, मुझे नहीं पता नीतीश कुमार ने बिहार के मुसलमानों में ये प्रचार किया है कि नहीं किया है। नीतीश कुमार की भी उसमें भूमिका थी वहां जेपीसी में भेजने की, लेकिन नीतीश कुमार ने शायद ये प्रचार वगैरह वहां पर नहीं किया है। हो सकता है जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं ने किया हो, क्योंकि ये गेंद नीतीश कुमार के पाले में भी है। जी और ये बीजेपी और इसके दोनों समर्थक पार्टियां जो हैं, यानी बीजेपी की दोनों जो बैसाखियां हैं, इन दोनों का इतिहास है बीजेपी के साथ गठजोड़ करने का। चंद्रबाबू नायडू का भी पुराना इतिहास है। वो जी तभी जी मुख्यमंत्री बन पाते हैं जब बीजेपी से गठजोड़ उनका हुआ है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि बीजेपी से गठजोड़ ना हो और वो मुख्यमंत्री बन गए हो। नीतीश कुमार की भी यही स्थिति है और उनकी भी यही स्थिति है। लेकिन ये दोनों पार्टियां मुसलमान विरोधी पार्टियां भी नहीं है। चंद्रबाबू नायडू के लिए तो बहुत मुश्किल है। अगर वो उन्होंने मुसलमान वोटरों को पटा के नहीं रखा, तो मुसलमान वोटर बहुत आसानी के साथ में वाईएसआर रेड्डी कांग्रेस में चले जाएंगे, जगन रेड्डी के पास चले जाएंगे। वो उनको वहां जाने से रोकना उनके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए उन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी इसको शामिल कर लिया था। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए दूध में पड़ी मक्खी को जानबूझ के निगलने जैसा है। भाजपा को ये मक्खी निगलनी ही पड़ेगी, और भाजपा को इस काम के लिए, इस काम की वजह से उनकी गठजोड़ सरकार में केंद्र में काफी मुश्किलें आ सकती हैं। मुश्किल यहां तक आ सकती है कि चंद्रबाबू नायडू तो बहुत ही होशियार आदमी है ना, हो सकता है वो 4.5 साल तक इस सरकार को समर्थन देते रहे और 6 महीने पहले समर्थन वापस ले लें, क्योंकि उन्हें विधानसभा चुनाव भी लड़ना होगा। तो कुछ भी हो सकता है। नीतीश कुमार अभी इस दुविधा से पहले से गुजर रहे हैं, क्योंकि उनका चुनाव तो सिर पर खड़ा हुआ है।
चंद्रबाबू नायडू का चुनाव तो 2029 में लोकसभा के साथ होगा। तो ये जो पूरी स्थिति, और दूसरे यहाँ पे स्टालिन का सवाल है, स्टालिन ने फेडरलिज्म के चैंपियन की हैसियत पहले से ही प्राप्त कर ली है। वो इंडियन फेडरलिज्म के लिए संघर्ष के हीरो बन चुके हैं। और मैं ये मानता हूं कि इस सवाल के ऊपर स्टालिन के इर्द गिर्द जो विपक्षी गैर भाजपा शक्तियों की जो एकता बन रही है, यही एकता बाद में इंडिया गठबंधन को दोबारा खड़ा कर देगी। जो इंडिया गठबंधन अभी डिफंक्ट पड़ा हुआ है, निष्क्रिय पड़ा हुआ है, जैसे ही वो क्षण आएगा जब उसके अंदर उसे ऑक्सीजन की जरूरत होगी, तो ये समझ लीजिए इंडिया गठबंधन के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर तैयार हो रहा है। जी जो बस केवल नली फिट की जानी है, उधर तक खड़ा हो जाएगा वो। जी चलिए, अभी भाई बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज थोड़ा शायद दर्शकों से भी माफी मांग लें, क्योंकि शायद नेट की कहीं कहीं दिक्कत थोड़ी सी आपको भी लगेगी, लेकिन भाई ये जिस मीडियम पे हम लोग निर्भर हैं उस पे नेट की एक बहुत बड़ी हम लोगों का डिपेंडेंस रहती है। अगर थोड़ी सी कष्ट हुआ होगा तो बहुत माफी के साथ। अभी भाई थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बहुत बहुत धन्यवाद।